नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। हम सबको लगता है ना कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, मतलब हमारे फैसले, हमारी पसंद, सब कुछ हमारा अपना है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम वाकई उतने आज़ाद हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर कुछ अदृश्य डोर हैं, कुछ छिपे हुए धागे हैं जो असल में हमारे हर कदम को कंट्रोल कर रहे हैं? चलिए इस मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। होता यह है कि जैसे ही कोई इंसान किसी समूह, किसी ग्रुप का हिस्सा बनता है, तो उसकी अपनी सोचने समझने की आज़ादी पर एक अजीब सा जाला पड़ जाता है। समाज की या कह ले भीड़ की कुछ अनदेखी ताकतें हावी होने लगती हैं। और कई बार हम बस वही करने लगते हैं जो बाकी दुनिया कर रही है, बिना ये सोचे कि क्या वो सही भी है। थोड़ा डरावना है ना, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले सामाजिक प्रभाव की शक्ति को समझेंगे, फिर समूह गतिकी यानी भीड़ के मनोविज्ञान पर नजर डालेंगे। इसके बाद नेतृत्व के मूल सिद्धांतों की बात होगी। फिर हम उस मशहूर हम बनाम वे वाले संघर्ष को देखेंगे और आखिर में समाज समर्थक व्यवहार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, सामाजिक प्रभाव की शक्ति। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सामाजिक प्रभाव मतलब वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव जो हमारे बर्ताव को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अब इसमें सबसे मजेदार है सोलोमन एश का वो मशहूर प्रयोग। इसे आप एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मान सकते हैं। जरा सोचिए, एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, उन्हें रेखाओं की लंबाई की तुलना करनी है। जवाब बिल्कुल साफ है, लेकिन ग्रुप के बाकी लोग जानबूझकर गलत जवाब देते हैं। नतीजा, वो अकेला इंसान सब कुछ सही जानते हुए भी सिर्फ दबाव में आकर वही गलत जवाब दे देता है। मतलब सोचिए, यहाँ कुछ चीजें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे 3 से 5 लोगों का ग्रुप सबसे ज्यादा दबाव बनाता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात, अगर उस ग्रुप में सिर्फ एक इंसान भी अलग राय दे देना तो वो सर्वसम्मति टूट जाती है और दबाव एकदम कम हो जाता है। लोग ऐसा करते क्यों हैं? या तो उन्हें लगता है कि शायद ग्रुप को ज्यादा पता है, इसे सूचनात्मक प्रभाव कहते हैं, या फिर वो बस ग्रुप में फिट होना चाहते हैं, जिसे आदर्शवादी प्रभाव कहा जाता है। अब अनुरूपता से एक कदम और आगे बढ़ते हैं आज्ञाकारिता की तरफ, और यहाँ सच्चाई सच में थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली हो जाती है। स्टैनली मिलग्रैम का वो प्रयोग तो याद ही होगा, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसमें सामान्य लोगों को एक अधिकारी यानी एक अथॉरिटी फिगर के कहने पर दूसरे इंसान को बिजली के झटके देने को कहा गया। और हैरानी की बात देखिए, लोग इसके लिए तैयार भी हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अधिकारी ने आदेश दिया था। कोई भी सामान्य इंसान किसी को चोट पहुंचाने के लिए कैसे मान सकता है? जवाब बहुत सीधा है, जब लोग खुद को सिर्फ एक एजेंट या मोहरा मान लेते हैं और सारी जिम्मेदारी आदेश देने वाले पर डाल देते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पूरी तरह कट जाते हैं। भाग 2, समूह गतिकी, भीड़ का मनोविज्ञान। अब देखिए, जब लोग एक साथ आते हैं तो वो महज एक भीड़ नहीं होते। मनोविज्ञान कहता है कि एक समूह अपने आप में एक जीवित इकाई की तरह काम करने लगता है। एक बहुत ही आम अनुभव है, दूसरों की मौजूदगी हमारे काम पर असर डालती है। इसे सामाजिक सुसाध्यकरण कहते हैं। मान लीजिए काम बहुत आसान है, जैसे साइकिल चलाना, तो भीड़ देखकर अक्सर लोग और तेज और बेहतर साइकिल चलाने लगते हैं। लेकिन अगर काम मुश्किल है, जैसे कोई बहुत ही जटिल गणित का सवाल हल करना हो, तो दूसरों के सामने हाथ पैर फूल जाते हैं, प्रदर्शन बिगड़ जाता है। इसे सामाजिक अवरोध कहते हैं। यानी भीड़ हमारी दिमागी और शारीरिक स्थिति को पूरी तरह से घुमा सकती है। खैर, ऐसा भी नहीं है कि भीड़ हमेशा ऊर्जा ही देती है। एक बहुत ही आम और सच कहूं तो थोड़ी निराशाजनक स्थिति होती है सामाजिक शिथिलता या सोशल लोफिंग। ग्रुप में काम करते वक्त अक्सर लोग अपनी क्षमता से बहुत कम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये चल रहा होता है कि अरे ये बाकी लोग तो हैं, वो कर लेंगे। लेकिन इसे रोकने के कुछ बड़े ही अचूक तरीके हैं। पहला, हर एक इंसान का काम एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, काम को इतना चुनौतीपूर्ण बना दिया जाए कि हर किसी को लगे कि हाँ, मेरी जरूरत है। और तीसरा, पूरे समूह की एकजुटता को बढ़ाया जाए ताकि लोग एक दूसरे के प्रति जवाबदेह महसूस करें। इसी मनोविज्ञान का एक और बेहद दिलचस्प पहलू है समूह ध्रुवीकरण। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रुप में चर्चा करने से कोई बीच का संतुलित रास्ता निकलेगा, है ना? लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहानी सुनाता है। चर्चा के बाद लोगों के विचार अक्सर और भी ज्यादा चरम या कह लें कट्टर हो जाते हैं।
अगर कोई पहले हल्का सा रिस्क लेने के मूड में था तो ग्रुप से बात करने के बाद वो एकदम भारी रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा। जब एक जैसी सोच वाले लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे की बातों को हवा देते हैं और एक हल्की सी राय एक चरम विचारधारा में बदल जाती है। भाग 3, नेतृत्व के मूल सिद्धांत। अब जब ये साफ हो गया है कि समूह कितनी बड़ी और शक्तिशाली चीज है, तो सवाल उठता है, इस ताकत को दिशा कौन देता है? यही एंट्री होती है नेतृत्व यानी लीडरशिप की। और ये नेतृत्व के 3 मुख्य सिद्धांतों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। पहला है विशेषक सिद्धांत, जो कहता है कि लीडर बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। मतलब साहस, बुद्धि और आत्मविश्वास जैसे जन्मजात गुण ही किसी को नेता बनाते हैं। वहीं परिस्थितिजन्य सिद्धांत कहता है कि सब कुछ समय और जरूरत का खेल है। जो इंसान आज एक स्थिति में शानदार लीडर है, वो शायद कल किसी और स्थिति में फेल हो जाए। यहाँ सबसे बड़ा हथियार है अनुकूलन क्षमता। और फिर आते हैं रूपांतरणकारी नेता। ये वो लोग हैं जो एक कमाल के विजन से लोगों को प्रेरित करते हैं और पूरे सिस्टम को जड़ से बदल कर रख देते हैं। भाग 4, हम बनाम वे का संघर्ष। चलिए अब कहानी के दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब 2 अलग-अलग गुट आमने सामने आ जाते हैं? वो कौन सी मनोवैज्ञानिक चिंगारी है जो 2 समूहों के बीच भयंकर दुश्मनी लगा देती है? पहला कारण है सापेक्ष वंचन। मजेदार बात यह है कि इसमें कोई असली कमी नहीं होती। ये बस एक एहसास है कि दूसरे समूह को हमारे मुकाबले ज्यादा मिल रहा है, और ये मनोवैज्ञानिक तुलना बहुत खतरनाक साबित होती है। दूसरा है यथार्थवादी समूह संघर्ष। ये तब होता है जब नौकरियां या जमीन जैसे संसाधन सीमित हों। जब 2 गुट एक ही चीज के लिए लड़ेंगे तो जाहिर है उनके बीच गहरी दुश्मनी पैदा होगी ही। इस पूरे बवाल को समझने के लिए शेरिफ का रॉबर्स केव यानी गुफा प्रयोग एकदम सटीक उदाहरण है। इसे एक कहानी की तरह सुनिए। कुछ अनजान बच्चों को समर कैंप में ले जाकर 2 अलग गुटों में बांट दिया गया। ये था समूह निर्माण। फिर उनके बीच खेलों के जरिए सीमित संसाधनों के लिए टक्कर करवाई गई। नतीजा घोर दुश्मनी और एकदम कट्टर हम बनाम वे की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन सबसे कमाल की बात थी इसका समाधान। शोधकर्ताओं ने ये दुश्मनी खत्म कैसे की? उन्होंने जानबूझकर ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी जिन्हें कोई भी ग्रुप अकेला हल नहीं कर सकता था। इन्हें सुपरऑर्डिनेट गोल्स या साझा लक्ष्य कहते हैं। और जैसे ही दोनों दुश्मनों को एक साझा मकसद के लिए साथ आना पड़ा, उनकी वो सारी दुश्मनी छूमंतर हो गई। भाग 5, समाज समर्थक व्यवहार। बड़े बड़े संघर्षों की बात तो हो गई, अब जरा वापस एक आम इंसान पर आते हैं। समाज सिर्फ लड़ाइयों से नहीं चलता, बल्कि सहयोग और निस्वार्थ मदद पर टिका है। लेकिन यहाँ भी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा कैच है, जिसे दर्शक प्रभाव या बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। हमने अक्सर सुना है ना कि सड़क पर हादसा हो गया, भीड़ जमा थी, पर मदद किसी ने नहीं की। ऐसा क्यों? इसे कहते हैं जिम्मेदारी का बिखराव। एक कड़वी सच्चाई है, जितनी बड़ी भीड़ होगी, मदद मिलने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उस भीड़ में खड़ा हर इंसान मन ही मन सोच रहा होता है कि कोई और आगे आ जाएगा। वो जिम्मेदारी किसी एक इंसान के कंधों पर नहीं रहती, बल्कि उस पूरी भीड़ में कहीं बिखर कर रह जाती है। और यहीं पर इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। समाज की ये अदृश्य डोर, समूहों का ये भारी दबाव और जिम्मेदारी का ये अजीब सा बिखराव। जब कोई भीड़ का हिस्सा होता है और हर कोई बस यही सोच रहा होता है कि पहल कोई और करेगा, तो असल में जिम्मेदार है कौन? क्या वो जिम्मेदारी हम में से हर एक की नहीं बनती? ये वो सवाल है जो समाज में हमारी अपनी भूमिका पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।